स्वागत है आप सबका। मैं संजय सर आज फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का। बेटा ये आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी चाहे वो आपका एग्ज़ाम आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एससीआरए का हो या फिर एनडीए का, या फिर आपके 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा हो, आपकी प्रत्येक परीक्षा में ये क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि ये क्वेश्चन नहीं तो इससे बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। एंड तक देखना हमारी वीडियो, बीच में स्किप मत करना, तभी आपके ये समझ में आएगा। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं इनसे बेस्ड। ठीक है, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट जरूर करना। आइए देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। देखो व्हीटस्टोन, व्हीट मतलब गेहूं और स्टोन मतलब पत्थर और ब्रिज मतलब पुल। क्या गेहूं के पत्थर का पुल है ये? नहीं बच्चों, गेहूं के पत्थर का पुल नहीं है। ये तो एक अलग से, हम व्हीट मतलब गेहूं होती है, स्टोन मतलब पत्थर होता है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन व्हीटस्टोन जो है वो वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है भाई। व्हीटस्टोन किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। देखो चार्ल्स व्हीटस्टोन, बात समझ में आ गई। अब देखो इस जो ब्रिज की बात कर रहे हैं जिसमें 4 रेजिस्टेंस लिए हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस अज्ञात होता है। 4 रेजिस्टेंस का जो ब्रिज बनाया था, उस ब्रिज का जो निर्माण किया था वो सबसे पहले किया था 1833 में सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने। सैमुअल हंटर क्रिस्टी ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, इसके बारे में बताया था 1833 ईस्वी में। लेकिन ये इसका उपयोग नहीं समझा पाए, इसको अच्छे से नहीं क्लियर कर पाए थे। ब्रिज तो इन्होंने इसका ब्रिज का तो आविष्कार कर दिया था, लेकिन इसको स्पष्ट नहीं कर पाए, इसका उपयोग भी नहीं बता पाए। इसके बाद 10 साल के बाद यानी कि 10 ईयर के बाद 1843, इसके ठीक 10 साल के बाद 1843 यानी कि 1843 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के ही, वो थे चार्ल्स व्हीटस्टोन। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझाया, और समझाया नहीं, इसका उपयोग भी बताया। इसमें यह भी बताया कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से ही, यानी कि इनके नाम से ही इस आर्टिकल का नाम रखा गया। इसका नाम रखा गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब इसमें देखते हैं हम, देखो जरा कि होता क्या है। इतनी बातें तो हमने कर ली कि व्हीटस्टोन क्या है। व्हीटस्टोन में क्या है, देखो हम देखेंगे कि इसके अंदर इस प्रकार से 4 रेजिस्टेंस होते हैं। उन चारों रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार से इनको ऐड कर देते हैं। देखो इस प्रकार से जोड़ते हैं चारों रेजिस्टेंस को, जो एक चतुर्भुज की आकृति को शो करे। कैसी आकृति को बनाए? चतुर्भुज की आकृति को बनाए। और इस चतुर्भुज की आकृति में देखो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। डी, ये सी और ये डी। क्लियर? ये चतुर्भुज की में, इस चतुर्भुज में अगर हम देखें तो इसमें 2 विकर्ण होंगे। एक विकर्ण तो AC होगा, दूसरा विकर्ण BD होगा। एक विकर्ण कौन सा होगा हमारा? AC और दूसरा होगा BD विकर्ण। अब यदि हम ये जो विकर्ण है AC विकर्ण से कोई बैटरी जोड़ दें, कोई क्या जोड़ दें? बैटरी जोड़ दें। सबसे पहले देखिए जो हमने ये 4 रेजिस्टेंस यूज किए कौन कौन से हैं। ये रेजिस्टेंस P है और ये रेजिस्टेंस Q और ये रेजिस्टेंस PQ और ये रेजिस्टेंस है हमारा R और ये रेजिस्टेंस हमारा PQRS। कौन सा है ये? PQRS, ये रेजिस्टेंस। ये हम ऐसे कर सकते हैं कि PQRS, इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। तो हमने ऐसे कर दिया PQRS, ये रेजिस्टेंस है। इसमें ये तीनों रेजिस्टेंस, एक ये और एक ये और एक ये ज्ञात रेजिस्टेंस होते हैं, और ये जो S है ये अज्ञात रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। अब देखो हमने क्या किया, इसका जो ये विकर्ण है इससे हमने एक बैटरी को जोड़ दिया, एक बैटरी को जोड़ दिया है, और इस बैटरी को एक स्विच के साथ जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस मतलब एक कुंजी के साथ जोड़ दिया है। इस कुंजी को हमने मान लिया K1, और ये बैटरी का प्लस का सिरा है और ये नेगेटिव है, यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये V पोटेंशियल की बैटरी है।
बच्चों देखो, ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण से हमने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके द्वारा एक कुंजी यहाँ पे भी लगाते हैं, एक स्विच, इसको बोल देते हैं K2 स्विच, यानी कि K2 कुंजी कह देते हैं इसको। अब देखो इसमें होता क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ कि S लिख देता हूँ मैं, ये S, ये क्या है, अज्ञात रेजिस्टेंस है। जैसे ही हम इस कुंजी K1 को दबाते हैं, इस कुंजी K1 को, वैसे ही इसमें ब्रिज में करंट फ्लो हो जाता है I, और ये जो करंट I है यहाँ पर आकर इस संधि पर A पॉइंट, यानी कि A संधि पर आकर, संधि मतलब जंक्शन है, इस पर आकर दो भागों में बढ़ जाता है। ये किरचॉफ के नियम के अनुसार बढ़ता है। किरचॉफ का नियम मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था, यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लें, वहाँ पर आपके क्लियर हो जाएगा कि क्या किरचॉफ का नियम होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है ये, कि जैसे I हमने देखा तो ये I1 और ये I2 दो में बट जाता है, ये करंट दो भागों में बढ़ जाता है, एक I1 और दूसरा I2। ये I1 करंट इस रेजिस्टेंस से पास होता है, इस B पॉइंट पर टर्मिनल पे जाता है, तो इस B टर्मिनल से ये I1 करंट यहाँ से पास हो जाता है, इस प्रकार से I1 करंट, I1। ये I1 जो करंट है, ये I1 इस रेजिस्टेंस Q से होकर इस टर्मिनल पर पहुंच जाता है। ऐसे ही I2 करंट यहाँ से इस पॉइंट D पर आता है और इससे इस रेजिस्टेंस से पास होता हुआ इधर निकल जाता है, ये I2 करंट है। कब कंडीशन, कैसी कंडीशन में, जब हमने ये स्विच ऑन नहीं किया है, यानी कि इसको नहीं दबाया है, केवल इसको दबाया है। जब हम इसको K1 को दबाते हैं तो बैटरी से रही करंट ये जो इस ब्रिज में फ्लो होने लगती है, और वो फ्लो कैसे होती है, इस पॉइंट पर दो भाग में बढ़ गई, I1 करंट, और I1 करंट ऐसे होके पास होके यहाँ जाती है, और I2 करंट इससे होती हुई यहाँ पर आ जाती है। ये जो I1 करंट यहाँ से आई, I2 यहाँ पर, तो इस प्रकार से यहाँ से जो करंट निकलेगी वो होगी I1 प्लस I2। और यहाँ पर देखो ये I1 और I2 करंट किससे डिवाइड हुई थी, I से, तो दोनों मिल गई यहाँ पर, तो मिलकर क्या मिलेगी, I करंट। तो I करंट इस प्रकार से इस सर्किट में पहुंच जाती है। तो ये I करंट जो है हमारी इस बैटरी से यहाँ से होती हुई, पास होती हुई ये गुजरी, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो यहाँ पर जो नियम लगा, कौन सा लगा, किरचॉफ्स लॉ, यानी कि किरचॉफ का नियम लग गया है। उस किरचॉफ के नियम के अनुसार ये करंट डिवाइड हो गई है। क्लियर। तो इस स्थिति में, इस संतुलन की पोजीशन में, यानी कि जब इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो ऑन करने पर इसमें करंट फ्लो होती है। अब देखो एक इसमें क्या घटना होगी, अगर हम इस को ऑन कर दें, यानी कि K2 को भी क्या कर दें, हम ऑन कर दें, तो जब ये ऑन नहीं किया था तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आया था, जीरो था। इसको ऑन करने पर भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी विक्षेप जीरो आएगा। यदि विक्षेप जीरो आता है किसमें, गैल्वेनोमीटर में, इसको भी ऑन करने पर इसको भी, यानी कि पहले इसको ऑन करेंगे और फिर इसको ऑन करेंगे, तब यदि इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जीरो आता है तो समझ लो कि आपका जो ब्रिज है ये बिल्कुल करेक्ट है, सही बना है, कोई इसमें गलती नहीं है। यदि ये जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब ये ब्रिज आपका सही नहीं है। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज, यही व्हीटस्टोन ने बताया था कि ये ब्रिज होता है। अब इसमें क्या करते हैं हमने अभी शुरू में बताया था कि P, Q, R इन तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होगी और इस S की वैल्यू हमें पता नहीं होगी, यानी कि S हमें निकालना, ये अज्ञात प्रतिरोध है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जो व्हीटस्टोन ने लिखा, इसके बेस्ड पर उन्होंने बताया कि जो P है और ये Q है, इनका रेशियो, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंसों का अनुपात इन दोनों रेजिस्टेंसों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला। ये तो बात हुई व्हीटस्टोन की, व्हीटस्टोन के सिद्धांत के बारे में। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसमें देखो जरा, ये ब्रिज है, इस ब्रिज में एक चतुर्भुज है और बीच में से ये जो विकर्ण हमारा है, विकर्ण कौन सा, B और D। इस BD विकर्ण में देखो हमने अभी एक बात और समझा देते हैं कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो करंट था वो जीरो कैसे आया। करंट जीरो ऐसे आया कि जैसे ही करंट यहाँ से I1 गया तो इस पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है वो कौन सा है, VB होगा,
और इस पॉइंट से यहाँ से जो करंट I2 आया तो इस पॉइंट D पर जो पोटेंशियल होगा वो VD होगा। ये जो VB है ये इक्वल टू होंगे VD के, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये भी बराबर होंगे तो बराबर होने पर ये यहाँ से और यहाँ से एक दूसरे को, जैसे इसको हम यहाँ से जोड़ते हैं यानी कि इसको हम ऑन करते हैं तो ये दोनों बराबर होने के कारण, एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को निरावेशित कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं यानी कि समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण इसके बीच में करंट फ्लो नहीं होता है। यही सिद्धांत है व्हीटस्टोन ब्रिज का। आइए अब बात करते हैं, इस फॉर्मूले को निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमने बताया कि यहां पर जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ करंट तो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार हुआ, और अब इसमें जो फॉर्मूला निकालेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ होगा। तो यहां पर दो पास बनेंगे, एक पास ये होगा और दूसरा पास ये, यानी कि बंद पास। किरचॉफ के नियम में बंद पास थे, उनकी बात की थी हमने। तो एक देखो कौन सा बंद पास बना यहां पर, एक तो ये बना ABDA, ये बनेगा इस प्रकार से, और दूसरा ABCDB, दूसरा पास हमारा ये बन गया। अब इन दोनों पासों को अलग अलग करके लेंगे तो हमने देखा कि किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता है। किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, यानी कि उन गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें कार्य करने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ये सेकंड लॉ है किरचॉफ का, तो उसके अनुसार ही बात करेंगे। तो पहला देखेंगे हम इसमें, तो किसके बात करेंगे, बंद पास यानी कि क्लोज्ड लूप। कौन सा क्लोज्ड लूप है हमारा, क्लोज्ड लूप कौन सा, पहला ABDA में। तो क्लोज्ड लूप ABDA में देखेंगे, इसमें क्या है, क्या कहा उन्होंने, किसके अनुसार, किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। बात समझ आ गई। अब किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो क्या है कि करंट I1 इसके संगत कौन सा रेजिस्टेंस है P, और देखो यहां से करंट कौन सा है I2, इसके संगत कौन सा रेजिस्टेंस है R। अब ये देखो ये I1 करंट इधर की ओर जा रही है, I2 इधर की ओर जा रही है, दोनों कैसे जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसके अपोजिट ये है, तो अपोजिट को कैसे दिखाते हैं, नेगेटिव के द्वारा। तो मतलब इनका जो योग होगा वो ऐसे होगा, I1P माइनस I2R इक्वल टू। अब देखो इस क्लोज्ड लूप के अंदर देखते हैं क्या कोई विद्युत वाहक बल है, नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं या करके I1P इज इक्वल टू I2R, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं, ये हमने एक लूप ले लिया, अब दूसरा लूप लेते हैं, इसकी लूप की बात करते हैं। तो कौन सी लूप में करेंगे, क्लोज्ड लूप, कौन सा, BCDB में। अब इस क्लोज लूप में देखेंगे हम, तो इस क्लोज लूप में देखेंगे फिर से वही लगाएंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। कौन सा लगाएंगे हम, किरचॉफ्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे बात। तो क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें करंट I1 किससे पास हो रही है, रेजिस्टेंस Q से। तो I1Q माइनस, देखो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये ऐसे करके आके ये इधर से आके मिल रही है संधि पर, और ये इधर से आके दोनों इस जंक्शन पे मिलते हैं, तो कैसे हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए ऐसे करके। तो ये भी अपोजिट होंगे, तो माइनस का I2 और ये कितना रेजिस्टेंस है S इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं है ना यहाँ पर, कोई लगा हुआ है, बैटरी है कोई अंदर नहीं है ना, तो तब इसलिए ये कितना होगा, बराबर होगा 0 के। तो इतना हो जाएगा, या करके इसको भी लिख देंगे I1Q माइनस के, माइनस नहीं बराबर I2S, ये उधर पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग कर देंगे, समीकरण नंबर 1 को किससे कर देंगे, समीकरण नंबर 2 से भाग करने पर, तो भाग कर देंगे इसको। तो भाग करके क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो जरा, ये हो जाएगा I1P, क्या हो जाएगा यहाँ पर, I1P अपॉन यहाँ पर हो जाएगा I1Q बराबर, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा I2R, और ये हो जाएगा यहाँ पर I2S। देखो I2 से I2 कट गया, I1 से I1, तो हमें क्या मिला यहाँ पर,
हमें मिला कि यहाँ तो P अपॉन Q बचा बराबर यहाँ पर R/S हो गया। तो ये संबंध हमें निकालना था, ये रिलेशन हमें निकालना था। तो ये रिलेशन निकल के आ गया जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। कितना था? P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यहाँ पर जो S होता है ये कैसा होता है? अज्ञात होता है। ये S क्या होता है यहाँ पर? अज्ञात। इसी को हम निकालते हैं। और जो P, Q और R होता है ये हमें ज्ञात होते हैं। तो इन तीनों के ज्ञात होने पर एक अगर अज्ञात प्रतिरोध हम इस ब्रिज में लगा दें तो उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। ये तो थी व्हीटस्टोन ब्रिज की बात। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हमने समझाया। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, क्या देखा कि यहां पर जब ये जो VB है ये क्या है? पोटेंशियल इस पॉइंट B पर और इस पर पोटेंशियल D है। ये दोनों जब बराबर होते हैं, यहां पर पोटेंशियल क्रिएट होते हैं तो एक दूसरे को निराविष्ट करते हैं, इसलिए इसके बीच में करंट फ्लो नहीं होती है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। क्लियर हो गया? अब देखो, मैंने शुरू में बात की थी, छोटी सी एक बात थी कि मैंने बताया था कि ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आपकी बोर्ड की परीक्षा हो, यूपी बोर्ड की 12th क्लास की, चाहे वो SCR एग्जाम हो या फिर NDA एग्जाम हो, तो उसमें किस प्रकार से पूछा जाता है। तो बच्चों ऐसे ही पूछा जाता है जैसे ये ब्रिज बना हुआ है। यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए इस प्रकार से कि एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस इस प्रकार से है और तीसरा रेजिस्टेंस ये है और चौथा रेजिस्टेंस ये है, यानी कि कहीं पर आपको 4 या उससे ज़्यादा 4 या 5 रेजिस्टेंस दिए जाते हैं, तो 4 या 5 रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं आपका व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग हो रहा होगा। तो यदि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम इस प्रकार से जोड़ दें इसमें और उसके साथ एक बैटरी को अगर कहीं से जोड़ दें, ऐसा करके बैटरी जोड़ दें, अगर ऐसा कोई मिल रहा है ज्ञात करने को, ठीक है नहीं, उसमें किसी भी एक रेजिस्टेंस की बात करें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो वो रेजिस्टेंस का जो मान निकालेंगे वो व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर ही निकालेंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है IIT या नीट में या फिर आपके अन्य एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं दिया होगा, आपको ऐसे दे दिया और बाहर से बता दिया कि इसके किसी भी एक से कहीं से भी अगर ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है नहीं, यहाँ से अब इससे बैटरी को जोड़ दिया, तो तब भी हम एक रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। 4 का मान हमें अगर प्राप्त हो, 4 का मतलब इसके अंदर तो कोई इसका तो कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर, चाहे इसका मान दिया हो या ना दिया हो। देखो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, इसमें नहीं होती है, तो इसका मतलब ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होगी ही नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस हो या नहीं हो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा जो इफेक्ट है वो किससे पड़ेगा? इससे पड़ेगा, इससे पड़ेगा, इससे या फिर इससे। यानी कि इन 3 के मान हमें पता होना चाहिए और 1 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में लगाएंगे और आपको बताएंगे भी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं IIT में, नीट में और SCRA में, NDA में या फिर यूपी बोर्ड की 12th क्लास में। ठीक है, तो आप हमारी उस वीडियो को भी जरूर देखना और इस वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए धन्यवाद। इसको प्लीज़ शेयर कर दें सबके पास और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।